नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जीवों के गुण का दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों सभी लोगों का बढ़िया सपोर्ट मिला मुझे और अच्छे व्यू भी मिले, जिससे मेरा उत्साह भी बढ़ा और आप लोगों से यही उम्मीद थी जो मुझे मिली और आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसी तरह का आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए ये सेवाएं देता रहूंगा और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, जो जीवों के गुण का आज दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आज उस वीडियो में हमने क्या देखा था, सेल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा देखा था हमने प्रोटोप्लाज्म। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हमने कोशिका के बारे में देखा था कि कोशिका के टाइप कितने होते हैं, संख्या के आधार पे जीवों को किस प्रकार से कितने भागों में हम बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके अलावा हमने प्रोटोप्लाज्म को देखा था कि प्रोटोप्लाज्म जो कोशिका के अंदर होता है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है, उसमें साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बाद आज हम उसका तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रकार कौन सा होता है, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इसे क्या बोलेंगे हम, बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता। इसे क्या बोलेंगे, जैव विविधता। देखिए बायोडायवर्सिटी होती क्या है। देखिए वैसे तो देखें ना तो ये आपका एनवायरनमेंट का चैप्टर है, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम जब जीवों के गुण पढ़ते हैं तो जो पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट है, जो वो भी जीवों पर ही आधारित होती है। इसलिए हम इसमें यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो देखिए बायोडायवर्सिटी को अगर हमें अध्ययन करना है तो बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितना भी ऑर्गेनिक सिस्टम है, जितना भी सजीव तंत्र है, उसमें हम किसी भी जीव की कैटेगरी को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके लिए 3 क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं। वो 3 क्राइटेरिया कौन से होते हैं, तो इसमें पहला जो क्राइटेरिया होता है वो सेफ होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे हम, आकृति। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया इसमें क्या होता है, साइज। साइज मतलब आकार। और तीसरा क्या होता है, कलर, यानी कि रंग। ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके द्वारा हम किसी भी जीव की जैव विविधता का आकलन करते हैं। तो इनको हम करते कैसे हैं, देखिए आप ये बताइए, अगर आप किसी दुकान में या किसी शॉप में जाते हैं कपड़े लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं, उस दुकानदार के पास पहुंचते हैं, तो उस दुकानदार से क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको मान लो शर्ट चाहिए, तो आप सबसे पहले दुकानदार आपसे ये पूछता है कि आपको साइज क्या लगता है। तो मान लो आपको शर्ट का साइज 32 लगता है, तो आप उसे सबसे पहले अपना साइज बताएंगे। जब वो साइज 32 की साइज की अलमारी में पहुंचेगा, जब उस अलमारी में देखेगा, तो फिर इसके बाद वो पूछेगा आपसे कि आपको डिजाइन या आपको शेप कैसे चाहिए शर्ट की। दूसरी चॉइस उसकी क्या होती है, पहले वो पूछेगा आपसे कि उसकी साइज क्या चाहिए आपकी। दूसरा फिर जब आप उसे साइज बताएंगे तो जो 32 आपने साइज बताई, तो 32 की अलमारी पे जाएगा और उसकी शर्ट 32 की अलमारी में जितनी भी शर्टें लगेंगी वहां पे तुम्हें चॉइस करेगा। इसके बाद फिर उसने आकृति आपसे पूछी, मान लो यहाँ पर अलग आकृति की लगी शर्ट, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, लगी सब में 32 है, लेकिन यहाँ अलग आकृति, यहाँ अलग आकृति, यहाँ अलग आकृति, यहाँ अलग आकृति। तो आपने मान लो इस आकृति की शर्ट को चॉइस किया, मुझे इस आकृति की शेप पे चाहिए। इसके बाद फिर वो उसकी अगली चॉइस होगी, अब वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए है, क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। तो फिर अब वो मान लो इस शेप पे आपने सिलेक्ट किया है, तो अब इस शेप में भी अलग अलग कलर की शर्टें लगी हुई है। तो फिर भी उस जिस कलर की आपने मांगी है उस कलर की शर्ट को निकाल के देगा, देगा कि नहीं देगा, वो इसी कलर की शर्ट को निकाल के देगा। तो उसने क्या किया, इस पूरी दुकान पर उस
तुम जब गए तो वहां से तुम्हें उसने शर्ट निकाली, वो भी बहुत विभिन्न प्रकार की शर्टों के बीच से वो शर्ट निकाली आपको जो आपको चाहिए है। तो उसने क्या किया, विभिन्न प्रकार की भंडार से एक ऐसी चीज आपको निकाली जो अन्य लोगों से अलग है। तो उसी प्रकार यहां हम क्या समझाना चाहते हैं, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को निर्धारित करने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया पे हम किसी चीज को निर्धारित करते हैं। तो ये जो निर्धारण है ये 3 आधार पर किया जाता है और इसके अंतर्गत हम लेते क्या है, सजीव जगत लेते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो तमाम सजीव जगत जिनको क्या करते हैं हम इस बायोडायवर्सिटी पर रखते हैं। किनको रखते हैं, जैसे एनिमल, इसके अलावा प्लांट और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव, क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव। प्लांट यानी पादप और एनिमल यानी कि जंतु। इन लोगों को हम क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी के आधार पे बांटते हैं। सबसे पहले मान लो एनिमल है, देखो एनिमल के बारे में तो सब लोग जानते हो, प्लांट के बारे में जानते हो, हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये होते हैं सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए किसी भी यंत्रों की आवश्यकता होती है। ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इनका जो आकार होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, साइज भी बहुत सूक्ष्म होता है, आकृति भी डिफरेंट होती है और डिफरेंट कलर भी मिलते हैं। तो हम जब आप आगे अभी जैसी साइंस आगे जाएगी तो आप वहां पर जीवों का जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को वो सब प्रकार में उन्हें जीवों को बांट करके बताया जाएगा कि कौन से प्रकार के कौन से जीव किस कैटेगरी की कौन सी विशेषता लेकर के रखते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे आपने व्हेल का नाम सुना होगा। व्हेल, अगर कोई एक 6 फीट का व्यक्ति है तो उस 6 फीट के व्यक्ति के साइज की केवल उसकी टंग होती है, किसकी, व्हेल की। व्हेल की जो जीभ होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 6 फीट की होती है, जितना एक आदमी का साइज होता है। इसके अलावा अगर 11 एलिफेंट को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए तो जितनी 11 एलिफेंट की लंबाई होगी उतना उसका व्हेल का साइज होता है। तो ये एनिमल में बायोडायवर्सिटी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बायोडायवर्सिटी है। और प्लांट में आपने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं जो आवृतबीजी होते हैं, कुछ होते हैं अनावृतबीजी होते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे तक जाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का नाम सुना होगा, बहुत ही लंबा पौधा होता है। ठीक है, साइकस, ये जो पौधे होते हैं ना, ये सब के सब हम इनको आकृति और आकार के अनुसार जब बांटते हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। इसके बाद कलर की अगर बात करें तो देखिए जंतुओं में जो कलर होता है वो किसके आधार पर होता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसे बोलते हैं मेलानिन वर्णक। क्या बोलते हैं उसे, मेलानिन वर्णक। ये मेलानिन वर्णक के कारण जंतुओं का रंग क्या होता है, निर्धारित होता है। यानी कि कोई रंग कोई व्यक्ति, जैसे अब ये किस आधार पे होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के मध्य से कौन निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है। यानी कि ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब ये 2 बराबर भागों में बांट देती है तो ऊपर वाला भाग उत्तरी ध्रुव पड़ता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी ध्रुव होता है। तो आपने देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर भी एक रेखा खींची गई है और दक्षिणी ध्रुव में भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। इसे बोलते क्या है, ऊपर वाली को कर्क बोलते हैं और नीचे को मकर बोलते हैं, और बीच वाले को क्या, भूमि के मध्य में है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है, इसका नाम है भूमध्य रेखा। तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, भूमध्य रेखा, या तो फिर इसे विषुवत रेखा भी नाम जाना जाता है। तो देखिए ये जो 3 रेखाएं है ना, ये पृथ्वी में ये निर्धारित करती हैं कि जो सूर्य है ना हमारा, वो इन्हीं 3 रेखाओं में अपनी स्थितियां बदलता है। सूर्य की जो स्थिति बदलती है तो वो इन्हीं 3 रेखाओं के अंतर्गत ही बदलती है। इसके अलावा
अब जब सूर्य यहाँ पूरे वर्ष भर चमकेगा इन रेखाओं के कर्क से मकर के मध्य में जब चमकेगा, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। ठीक है, तो ब्लैक होता है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से देश, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में कंट्रियां हैं जो वो मध्य अफ्रीका जो है, वहां पर ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो अगर देखें तो मेलानिन वर्णक में कुछ लोग कैसे होते हैं? ब्लैक में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस कर्क रेखा के आसपास आप पहुंचेंगे और मकर रेखा के आसपास आप पहुंचेंगे, तो फिर यहाँ पे अलग कलर के, डिफरेंट कलर के लोग मिलने वाले हैं। जैसे भूमध्य रेखा में कैसे मिले? ब्लैक कलर की। यहाँ कैसे मिलेगी? ब्राउन। कैसे लोग मिलेगी? ब्राउन। मतलब अन्य कौन सा कलर होता है? ब्राउन भी होता है। अब ये ब्राउन कलर के कौन से लोग होते हैं? जैसे इंडियन लोग, हम लोग कौन से कलर में आते हैं? ब्राउन कलर। जैसे हम लोग अपनी प्रचलित भाषा में उसे क्या बोलते हैं? गेहुआ कलर, यानी हम लोग गेहुआ कलर में आते हैं, यानी ब्राउन कलर के लोग आते हैं। इसके जस्ट और ऊपर जाएंगे आप तो फिर मिलेंगे कैसे? येलो कलर के। अब येलो का मतलब ये भी नहीं है कि आप सरसों जैसा पीलापन, ऐसा नहीं है, पर ब्राउन से थोड़ा क्या होता है, इनका कलर खिला हुआ होता है, यानी पीलापन रहता है। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? चाइना में। चाइनीज जो लोग होते हैं ना, कोरियन लोग जो होते हैं ना, और जापानी जो लोग होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? येलो में होते हैं। और इसके अलावा और ऊपर आप जाएंगे ना इस क्षेत्र में, यानी ध्रुवीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर आप तो कैसे मिलेंगे? व्हाइट लोग मिलेंगे। कैसे लोग मिलेंगे? व्हाइट मिलेंगे। तो देखिए, यहां से हमने बायोडायवर्सिटी के कलर निर्धारित हुए। भूमध्य रेखा पे ब्लैक कलर के लोग मिलेंगे। उसके ऊपर जैसे ही कर्क के आसपास जाएंगे, कर्क रेखा के आसपास, तो ब्राउन में मिलेंगे। इसके ऊपर और भी जाएंगे आप 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर और जाते हैं, तो फिर आपको चाइना, कोरियन, जापानी जो होते हैं वो येलो में मिलेंगे। और इसके ऊपर आप जाएंगे जितने भी यूरोपीय कंट्रियां हैं ना, जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ये इंग्लैंड है, आयरलैंड है, आइसलैंड है, ये जितना भी है ना, यहाँ पर कैसे लोग मिलेंगे? व्हाइट लोग मिलेंगे। तो ये कलर के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, यानी ब्राउन मिलेंगे, येलो भी मिलेंगे, और इसके अलावा व्हाइट भी मिलेंगे, है ना। ये इनके कलर निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एनिमल्स की बायोडायवर्सिटी का निर्धारण करते हैं। अब आते हैं प्लांट पे। प्लांट को आपने देखा होगा किस कलर के होते हैं? आप देखा होगा किस कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और वो जो हरा रंग होता है ना, वो किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ना, उसी के कारण जो पौधे होते हैं ना, वो आपके हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण आपके पौधे क्या होते हैं? हरे भरे दिखाई देते हैं। लेकिन पूरा पौधा नहीं हरा होता है, उसका स्टेम जो होता है, तना होता है, वो अलग होता है। उसकी जो रूट होती है उसका अलग कलर होता है। उसके जो फल होते हैं उसके वो अलग कलर के होते हैं। और उसके जो फूल होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं। लेकिन ये जो क्लोरोफिल है ना, ये कौन सा कलर निर्धारित करता है? प्लांट का ग्रीन, हरा कलर निर्धारित करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कि किसी भी जीव की अगर बायोडायवर्सिटी निर्धारित करना है तो उसके लिए हम 3 क्राइटेरिया के आधार पर उसे निर्धारित कर सकते हैं। कौन से है वो 3? शेप है, साइज है और कलर है। इसी के अनुसार ही हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आगे देखते हैं। चौथा प्रकार इसका आता है जीवों के गुणों में। ये नहीं डिस्टर्ब कहाँ गया? वो खराब है। चलिए दोस्तों, देखते हैं चौथा प्रकार इसका आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होगा? उपापचयन की क्रिया।
क्या होती है? उपापचयन की क्रिया। इसे हम क्या बोलते हैं? उपापचयन की क्रिया। देखिए आप लोगों के लिए नया शब्द है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय की क्रिया। देखिए होती क्या है? ऐसी क्रिया जो जीवों के अंदर होती है, ऐसी क्रिया जो जीवों के अंदर होती है, ये जीवों के द्वारा की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया कहते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं ना, आप नींद लेते हैं ना, आप जो भी अपनी बॉडी में एक्टिविटियां करते हैं ना, उन्हें सभी को क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म की क्रिया कहते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? वाइटल एक्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं? वाइटल एक्टिविटी बोलेंगे इसे वाइटल एक्टिविटी, या जैविक क्रियाएं। इसे क्या बोलेंगे? जैविक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वाइटल एक्टिविटी, या तो इसे बोलते हैं हम जैविक क्रियाएं। ठीक है, अब ये जो क्रियाएं है ना, जो जीवों के अंदर होती हैं, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाइटल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये जो जीवों के अंदर ये क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे जैविक क्रियाएं या इसे मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। कैसे होती है? केमिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो और किसके अंदर होती है? जीवों के अंदर होती है। तो फिर इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं? इसे बायो केमिकल एक्टिविटी। इसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल एक्टिविटी, यानी इन्हें इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? जैव रासायनिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं इसे? जैव रासायनिक क्रियाएं। इसे हम क्या बोलेंगे? जैव रासायनिक क्रियाएं। तो याद रखना, मेटाबॉलिज्म यानी इसे क्या कहते हैं? उपापचय, और इसे वाइटल एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये केमिकल फॉर्म में शरीर के अंदर होती है, यानी रासायनिक रूप से होती है, और ये जीवों के अंदर होती है। तो जीव यानी कि बायो केमिकल रूप में होती है, तो इसे बोलते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी, यानी जैव रासायनिक क्रियाएं। ये होती कितने प्रकार की हैं? तो इसे अगर हम बांटेंगे तो ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक एनाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म, और एक होती है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। जीव के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटी क्या होती है? दो रूपों में होती है। एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं हम? उपचय। क्या बोलते हैं? उपचय। और कैटा को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म को अपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपचय बोलते हैं। अब ये होते क्या है? अपचय और उपचय। तो याद रखना, जब किसी मॉलिक्यूल, जब किसी अणु का क्या होता है? जब किसी अणु का सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सिंथेसिस यानी संश्लेषण की। जब कोई अणु कैसे लिख सकते हैं? जब कोई अणु या पदार्थ क्या होता है? सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस यानी किसे क्या बोल सकते हैं? संश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं? जब किसी अणु का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि क्या होता है? टूटना। इसे क्या बोल सकते हैं? टूटना। उपचय क्या है? जब किसी अणु का या कोई अणु का सिंथेसिस होता है, यानी कि संश्लेषण होता है। और यहाँ अपचय क्या कहलाता है? जब किसी अणु का ब्रेक डाउन होता है। कैसे? देखिए, जब छोटे छोटे अणु, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या करते हैं? छोटे छोटे अणु मिलकर के क्या करते हैं? बड़ा अणु का निर्माण करते हैं।
छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि जब सिंपलर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल होता है वो मिलकर के क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी अणु का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म या उपचय की क्रिया कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या होती है, ब्रेक डाउन की। इसमें प्रोसेस क्या होती है, ब्रेक डाउन की। तो जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल क्या करता है, जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में बदल जाता है, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहलाती है। ऐसी प्रोसेस होती किसमें है, तो ऐसी प्रोसेस में इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये इसमें आपने सुना होगा न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन यानी जिसे बोले तो पोषण। पोषण में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, यानी कि उपचय की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब आप पोषण के रूप में जब भोजन को पोषण के रूप में लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने लिपिड लिया, जैसे अमीनो एसिड लिया, तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी को निर्माण करने के लिए सहायक होता है। तो यही प्रोसेस क्या होती है कि छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया इसने, तो बड़ा मॉलिक्यूल यानी पूरी बॉडी शेप का, पूरी बॉडी का निर्माण इसने किया। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो एनाबॉलिज्म या उपचय की प्रोसेस कहलाती है। इसको देखते हैं, कैटाबॉलिज्म यानी अपचय। इसमें क्या हो रहा है, जब किसी अणु का क्या करते हैं हम, जब किसी अणु का ब्रेक डाउन होता है, तब क्या होता है, तब इसमें क्या होता है, बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रकार की होती है, तो याद रखिएगा, रेस्पिरेशन का नाम सुना होगा। रेस्पिरेशन यानी कि जिसे बोलते हैं श्वसन। श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है। दूसरा अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एक्सप्रेशन सिस्टम, एक्सप्रेशन यानी कि उत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी किस प्रकार की प्रोसेस होती है, आपकी कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रकार की प्रोसेस होती हैं। कौन सी, मेटाबॉलिक की दो प्रोसेस होती हैं, एना और कैटा। ये इसमें क्या होता है ना, में जब कोई किसी अणु का संश्लेषण होता है, यानी छोटे छोटे मिलकर के बड़ा अणु बनाते हैं, तो वो एना कहलाती है या एनाबॉलिज्म या उपचय कहलाती है। कैटाबॉलिज्म जब कोई बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, कैटा या अपचय की क्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या होते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न्यूट्रिशन किस प्रकार की प्रोसेस है, तो याद रखिएगा वो एनाबॉलिज्म है। और कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रोसेस है, तो वो कैटाबॉलिज्म है। एक्सक्रीशन भी कौन सी प्रोसेस है, आपकी कैटाबॉलिज्म। चलिए दोस्तों अगला इसका उदाहरण देखते हैं। अभी हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म। अब जो हमने इनके एग्जाम में पढ़े ना, अब इनको डिटेल समझिए दोस्तों। सभी लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ये जो बायो विज्ञान आपकी चल रही है वो बेसिक चल रही है, और इसका जो कंटेंट है वो आपको संपूर्ण बायोलॉजी के रूप में दी जाएगी। इसलिए आप इसको वीडियो बाय वीडियो क्रम से नोट्स बनाते जाइए साथ में, ताकि आप लोगों के साथ में नोट्स भी बनेगा और आप समझते भी जाएंगे, तो फिर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा बायो से, और ये आपकी मजबूती रहेगी। चलिए तो अगला गुण देखते हैं, इसका कौन सा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या बोलेंगे, श्वसन। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज आपसे ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन किस प्रकार की प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे जैसी प्रोसेस अभी आप पढ़ के आए हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी कि
कैसी है, अपचय। कैसी प्रोसेस है ये, अपचय। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए आप लोगों को पता है कि जब आप श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, तो आपको तो सिर्फ इतना ही पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शरीर के अंदर क्या होता है वो अभी नहीं आपको पता। अब देखिए होता क्या है। देखिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के रूप में हमने उसे लिया तो क्या होता है, जटिल पदार्थ को, इसमें प्रोसेस क्या होती है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में विभक्त करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन किसकी प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। और कैटाबोलिक क्या करता था, बड़ा अणु क्या करता था, छोटे छोटे अणुओं में विभक्त होता था। तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसमें टूटेगा, सिंपलर फॉर्म में टूटेगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपने बचपन में सुना होगा कि जब छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा तो आपने कहीं कोई प्रयोग किया होगा कि कोई एक मोमबत्ती जल रही है, उसको अगर एक गिलास में ढक देते हैं तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर इसके बाद आप लोग कॉपी में निष्कर्ष लिखते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सेम इसी प्रकार आपने देखा कि आप लोग पूरे दिन में जब आप पोषण न्यूट्रिशन लेते हैं तो कोई लोग है बर्गर खाता है, कोई लोग है चाउमीन खाता है, इन सब चीजों का उपयोग करता है। तो पेट को नहीं पता कि आपने चाउमीन खाया कि बर्गर खाया, उससे तो सिर्फ इतना पता है कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना गया, प्रोटीन कितना गया और फैट कितना गया, उसी सिर्फ इतना पता है। उसी ये नहीं पता आपने बर्गर खाया है, आपने चाउमीन खाई है, आपने डोसा खाया है, वो क्या है उसे नहीं पता। तो जो आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, जो आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था। इसके बाद आपने क्या किया, आपने श्वसन की क्रिया की, ऑक्सीजन कहां लिया, शरीर के अंदर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किया, शरीर के अंदर लिया, यानी कि जब आपने श्वसन लिया या श्वसन की क्रिया की, क्या किया, ब्रीथिंग। आपने ब्रीथिंग किया, ब्रीथिंग के रूप में कैसे लिया, ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन को लिया तो ये जब ऑक्सीजन आपके अंदर गई और यही ऑक्सीजन आपके शरीर के हर एक कोशिका में गई तो इसने क्या किया, उसे सिंपलर फॉर्म में बदला, यानी कि ऊर्जा के रूप में। जब आपके अंदर कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो वहां जब ये प्रोसेस होती है श्वसन की तो वहां पर क्या होती है, क्रिया के बाद ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और वो ऊर्जा किस रूप में होती है, यानी कि वो इसे विभक्त किस रूप में करता है, सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म में वो क्या करेगा, सिंपलर फॉर्म में बदल देता है। आपने सुना होगा कि जब व्यक्ति कभी कोई मोटा हो जाता है तो उसे सलाह दी जाती है कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, आप सुबह दौड़िए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर आपने देखा है कि जब हमने मोमबत्ती को बंद किया था तो मोमबत्ती कुछ नहीं थी, तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाले थे कि किसी भी चीज को जलने के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी आ जाती है और मोटापा आने लगता है तो उससे हमें क्या होने लगता है, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तब सलाह दी जाती है कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। सुबह मॉर्निंग वॉक करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, जिससे वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और जो एक्स्ट्रा कैलोरी है जो हमारे फैट के रूप में जमा है उसे क्या करती है, वो जला देती है। जलाने से क्या हो जाती है, व्यक्ति में फिटनेस आ जाती है। व्यक्ति में फिटनेस आ जाती है तो फिर कहते हैं कि अब हम सही हैं, अब हम फिट हो गए। तो ऐसी प्रोसेस ऑक्सीजन क्या करती है, शरीर के अंदर जाकर के जलाती है। लेकिन हम इसे साइंटिफिक रूप में ये तो नहीं लिख सकते ना कि जलाती है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो वो उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये जब से सिंपलर कर रहे हैं, ये सिंपलर होता क्या है, तो देखिए सिंपलर फॉर्म ये होता है, सिंपलर फॉर्म कौन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट का नाम, कार्बोहाइड्रेट
वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण ये सब के सब हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जब टूटता है तो सिंपलर फॉर्म में आता है, और सिंपलर फॉर्म में हमने क्या बोला, तो शोषण करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण इन रूपों में होती है। तो ये किस रूप में होते हैं सब, ये सब के सब ये एनर्जी रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, एनर्जी होते हैं। और हमारा शरीर एनर्जी को किस रूप में लेता है, हमारा शरीर लेता है एटीपी के, किस रूप में लेता है, एटीपी। ये वही एटीपी है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एटीपी जिसे क्या बोलते हैं, बॉडी करेंसी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी करेंसी बोलते हैं। इसी एटीपी को क्या बोलते हैं, बॉडी करेंसी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है एटीपी का पूरा नाम, तो याद रखिएगा एटीपी का पूरा नाम है एडिनो शाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, इसका ये पूरा नाम है एडिनो शाइन ट्राई फॉस्फेट। तो दोस्तों हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन में ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है। क्या करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन के रूप में जब अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो किसी किस रूप में कन्वर्ट करता है, उसी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तब ये सिंपलर फॉर्म कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जो हमें क्या करते हैं, शरीर में एनर्जी देते हैं। और एनर्जी किस रूप में हम लेते हैं, एटीपी के रूप में लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी करेंसी के रूप में लेते हैं इसे, यानी इसे बॉडी करेंसी कहा जाता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों आज था हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें जीवों का ये आज दूसरा गुण था, जीवों के गुण का दूसरा वीडियो था। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आशा है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहां भी जो भी कमियां होती हैं तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि उन कमियों को मैं पूरा कर सकूं। बस आप लोगों से मुझे सपोर्ट चाहिए, जो आप लोगों का मुझे सपोर्ट बराबर मिलता रहा तो मैं इस तरह से आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब बाकी एक पार्ट और आएगा जीवों के गुण का तीसरा, जो आपको कल उपलब्ध करा दिया। तब तक के लिए नमस्कार।